आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आपका पहला क्वेश्चन है इसमें, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है, उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्न में से वर्तमान काल में शामिल नहीं है बताना है। तो इसमें आपका जो है वर्तमान काल में अपूर्ण वर्तमान काल कभी शामिल नहीं होगा। ये आपका जो है अपूर्ण भूतकाल होता है, ना कि वर्तमान काल। निम्न में से कौन भूतकाल में शामिल नहीं है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, संभाव्य भूत। ये जो है आपका भूतकाल में शामिल नहीं है, बल्कि संभाव्य वर्तमान काल होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जिस पर लिंग वचन पुरुष कारक का कोई प्रभाव न पड़े उसे क्या कहते हैं बताना है। तो उसे जो है अव्यय कहते हैं। अव्यय पर जो है किसी लिंग वचन पुरुष या कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो है जैसा लिखा जाता है वैसे ही प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण का प्रकार नहीं है बताना है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, स्थानीय नहीं होता है। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण जो है 3 प्रकार का होता है, एक साधारण और दूसरा संयोजक और तीसरा जो है अनुबद्ध है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के भेद होते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से जो है विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक तो विशेष्य विशेषण होता है और दूसरा जो है विधेय विशेषण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट। क्वेश्चन नंबर 7 है, तुलनात्मक विशेषण होते हैं। तो तुलना की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ये मूलावस्था में रहता है, और दूसरा उत्तरावस्था, और तीसरा जो है उत्तमावस्था में। तो आपका जो है राइट आंसर होता है उपर्युक्त सभी। ये तीनों जो हैं तुलनात्मक विशेषण के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रिया का रूपांतरण किस आधार पर होता है। तो ये जो है आपका लिंग वचन और पुरुष के आधार पर होता है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि इसमें 3 कारक शामिल होते हैं, लिंग वचन और पुरुष। इसमें कारक नहीं शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने प्रकार हैं। तो धातु के जो है आपके 2 प्रकार होते हैं, एक आपकी मूल धातु है और दूसरी जो है यौगिक। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होता है, इसमें 2 होती हैं धातुएं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो धातु संज्ञा या विशेषण से मिलकर बनी होती है उसे क्या कहते हैं। तो जो संज्ञा और विशेषण से मिलकर बनी होती है उसे कहते हैं नाम धातु। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। तो ये छपा था आपका जो है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। देखिए समय कम है तो हम लोग जो है केवल प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करेंगे, डिटेल क्लास जो है बाद में देखेंगे। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्योंकि समय जो है अभी बहुत कम है
तो हम लोग केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कितना सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है। इसमें बताना है कि कौन सा जो ये रिक्त स्थान है इसके लिए उचित शब्द है। तो ये है भाषा। भाषा जो है हमेशा कठिनाई से सरलता की ओर जाती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग शिक्षण का जो है समझ करके कि सरलता से कठिन की ओर लगा सकते हैं। तो ये चीज़ जो है भाषा में आपका अपोजिट हो जाता है बिल्कुल, कि भाषा जब सीखी जाती है तो कठिनाई से सरलता की ओर जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, सूची 1 को सूची 2 में जो है मिलान करना है। जो है कुछ आलोचक और रचनाकार हैं, तो यहाँ पर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। सिद्ध सामंत काल जो कहा, तो ये कहा है राहुल सांकृत्यायन ने, और चारण काल ये ग्रियर्सन कहते हैं, और प्रारंभिक काल जो है ये है मिश्र बंधु का, आदिकाल ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे देखते हैं, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी लिपि। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो ये है बुंदेली। ये जो है आपकी पश्चिमी हिंदी में आएगी, जो कि राजस्थान की एक बोली है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, यह लिपि अक्षरात्मक लिपि है, जबकि रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है। तो यहाँ पर बताना है वह कौन सी लिपि है। तो ये जो है देवनागरी लिपि के बारे में कहा जा रहा है कि ये लिपि जो है अक्षरात्मक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है। तो ये जो है बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाता है, ये लिपि कहलाती है, जहाँ पर वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार जो है व्यक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है। तो देखिए हिंदी शब्द जो है ये आपका फारसी का है, और उर्दू जो है तुर्की है। ये तुर्की शब्द है उर्दू। क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो ये जो है आपका शौरसेनी अपभ्रंश से होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो ये जो है वीजी खीर की अध्यक्षता में किया गया था राजभाषा आयोग का गठन। क्वेश्चन नंबर 22 है, इस बोली में कर्ता कारक की अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं होता है। तो कर्ता कारक जो विभक्ति कारक चिन्ह है, कौन सी बोली है जिसमें कि इसका प्रयोग नहीं होता है। तो ये है आपका जो है अवधि। अवधि में कर्ता चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, महाभोज मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक उपन्यास है ये प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 24 है, रुकोगी नहीं राधिका, ये किसका उपन्यास है बताना है। इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा।
तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऊषा प्रियंवदा का ये जो है उपन्यास है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? तो ये आपकी वैदिक संस्कृति है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का जो विकास है ये हुआ है आपका, ये हुआ है अर्ध मागधी से, और मागधी से जो है ये बिहारी हिंदी का विकास हुआ है, और शोरसेनी से जो है ये पश्चिमी हिंदी आ जाती है। और जो आपका ये खस है ये ब्राचट से होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, उर्वशी का काव्य रूप क्या है? तो ये जो है एक प्रकार का महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 28 है, देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? तो देवनागरी लिपि की विशेषता जो है आपकी वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, शेखर एक जीवनी कैसा उपन्यास है? ये है आपका अज्ञेय का, और ये है ऑप्शन नंबर बी, एक प्रकार का मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है इनका। क्वेश्चन नंबर 30 है, गीत फरोज किसकी रचना है? तो ये है भवानी प्रसाद मिश्र की। क्वेश्चन नंबर 31 है, कीरत वनिति भूति भली सोई, सुर सरिसम सब कहाँ हित होई। ये पंक्ति जो है किसकी है बताना है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है, तुलसीदास जी की ये पंक्ति है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, आ सकता है एग्जाम में, तो आप लोग इसे याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो मीराबाई के पदों में जो है आपको राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का जो है प्रयोग देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है किसे? तो लोक मंगल साधना के कवि जो हैं तुलसीदास जी कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? तो ये देखिए इनका जो है निराला का है, ये इनका काव्य संकलन है गीत गुंज। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में। तब तक आप लोग वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको आगे भी प्रैक्टिस देखने को मिलेगा। अपने सभी साथी मित्रों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक।